co-powered by Techno। नमस्कार, खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रविवार को हम आपको लेकर के आते हैं एक खास शो जिसमें कि बाजार के तमाम दिग्गज बताते हैं कि अगले हफ्ते की बाजार की दिशा, अगले साल की, अगले महीने की, आने वाले समय की बाजार की दिशा किस तरीके की रहेगी। और बीते कुछ दिनों में जिस तरीके की बाजार की चाल रही है, उसके बाद क्या बाजार यहाँ से सुस्त होगा और तेज चलेगा। सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं आज के खास मेहमान से। हालांकि इनको रूबरू कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाजार की नब्ज बाजार खुद इन्हें पहचानता है और लंबे समय से हम लोग इनको सुनते आ रहे हैं और अभी भी निवेशकों को इनकी बातें, इनका ज्ञान जो है बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से मार्गदर्शन का काम करता है। आप रूबरू कराते हैं आपको हमारे आज के खास मेहमान नीलेश शाह जी से। नीलेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और मनी 9 का आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए। धन्यवाद विपुल भाई जी सर, पहला सवाल, बहुत सारे सवाल हैं। अगले हफ्ते फेड की बैठक है और अगला हफ्ता काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, लेकिन इन सब के बीच में जब हमने अपने दर्शकों को बताया कि आप आ रहे हैं, ट्विटर पे बहुत जगहों पर लोगों के एक ही सवाल थे, नीलेश जी से एक चीज़ बात ज़रूर पूछिएगा कि उन्होंने बाज़ार में शुरुआत कैसे की, उनको कहाँ से शेयर बाज़ार के बारे में पता चला। क्योंकि जब उन्होंने एंट्री ली होगी तब तो इतने सारे ऐप भी नहीं थे, इतनी सारी जानकारियाँ भी नहीं मिलती थी, और उनके परिवार में ऐसा क्या कुछ घटा कि उनको लगा कि नहीं, शेयर बाज़ार की तरफ रुख करना चाहिए। विपुल भाई, मैं सीए हूँ, आर्टिकलशिप कर रहा था, तो दलाल स्ट्रीट के पीछे हमाम स्ट्रीट में मेरी आर्टिकलशिप थी। वहाँ पे निकलता था रास्ते पे तो देखता था बहुत आवाज़ आती थी रिंग में से। उन दिनों फिजिकल रिंग थी, तो एक जिज्ञासा बन गई थी कि ये इतनी आवाज़ क्यों आ रही है। 90 की शुरुआत में मैंने देखा कि शेयर बाजार में लोग बहुत पैसा बना रहे हैं। सुबह शेयर खरीदो, शाम को ऊपर चला जाता है, घर पे पैसे आते हैं। तो मैं भी लालची हो गया और मार्केट में कूद पड़ा। कुछ पैसे उधार लेके भी मार्केट में निवेश किया, और जैसा हमेशा होता है, लालच का अंत बुरा होता है। तो 1 या 1.5 महीने के अंदर सारे पैसे डूब गए, सब नुकसान हो गया। तब मतलब जाके अक्ल ठिकाने आई कि शेयर बाजार सट्टा बाजार नहीं है, ट्रेडिंग करके मैं पैसे नहीं बना पाऊंगा। और एक जिद बन गई कि शेयर बाजार में अच्छी तरह अच्छा निवेशक बन के मुझे पैसे बनाने हैं। तो कुछ इस हद तक मेरी जर्नी चालू हुई। सारे पैसे डुबा के मैंने अनुभव लिया कि ये बाजार ऐसा है जहाँ पे लक्ष्मी की अगर पूजा करनी है तो पहले सरस्वती देवी की आराधना करनी पड़ेगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने बहुत संक्षेप में कही कि अगर लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो माँ सरस्वती को पहले साधना होगा, उनकी आराधना करनी होगी। पहले ज्ञान अर्जित कीजिए, उसके बाद शेयर बाज़ार के अंदर धन आपको मिलेगा। और अगर आप स्वयं ज्ञान लेने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आ रही है तो नीलेश जी जैसे लोगों को सुनिए और उनके ज्ञान से अपने आप को, अपने माँ सरस्वती को जो है साधने की कोशिश कीजिए। सर, अब ज़रा बाज़ार की तरफ लौटते हैं। और वैसे भी आपके हर एक शब्द जो है वो मोती की तरह होते हैं और लोगों को बहुत मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन अभी बाज़ार को लेकर के आपका रुख क्या है? बहुत लोग कह रहे थे महंगा है, बाज़ार गिरा संभलता हुआ इतनी छोटे से उतार चढ़ाव में भी काफ़ी लोग घबरा गए। ख़ास तौर से जब हमने देखा कि चुनाव के नतीजे आए, जब बजट आया, लोगों ने कहा कि हम बर्बाद हो गए। मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी जल्दी लोगों ने इतना जल्दी पैनिक करना क्यों शुरू कर दिया। शायद इसकी वजह ये रही कि शायद कोविड के बाद से लोगों ने गिरावट, जो नए लोग आए उन्होंने देखी नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, आगे की दिशा क्या? वाकई में भारतीय बाज़ार महंगे हैं, या फिर आपको लगता है कि ये बाज़ार क्या सिर्फ लिक्विडिटी चला रही है, या फंडामेंटल भी आपको अच्छे दिखाई दे रहे हैं? इस बाजार में अगर हम लंबी अवधि देखें तो मेरे हिसाब से जो आदमी ये कह रहा है कि भारतीय मार्केट बहुत महंगे हो चुके हैं और यहाँ पे आपको निवेश नहीं करना चाहिए, वो भी ये तो जरूर मानेगा कि आज जो भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है,
और तकरीबन $4 ट्रिलियन की जीडीपी रखता है, वो 2047 तक यहाँ से कई गुना बढ़ जाएगी। 30 बिलियन, 30 ट्रिलियन हो, 50 ट्रिलियन हो, कुछ भी नंबर आएगा, लेकिन हर कोई मानता है कि भारत की अर्थव्यवस्था यहाँ से कई गुना बढ़ेगी। अब अगर जीडीपी बढ़ेगी तो मार्केट कैप भी बढ़ेगा। तो आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा बंदा होगा इस दुनिया में जो ये मानने को तैयार होगा कि भारत की इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था और मार्केट कैप में आने वाले 20-25 सालों में यहाँ से मल्टीपल टाइम्स बढ़त नहीं होगी। हर कोई मानेगा कि यहाँ से बढ़त होगी। इसका एक कारण यह है कि आज भारत में त्रिवेणी संगम है। हमारी ग्रोथ अच्छी है, हमारी गवर्नेंस अच्छी है, और हमारा एक ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन इकोनॉमी का हो रहा है। इसके तहत भारत दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना है और कई सालों तक ये काफिला चलता रहेगा। जी। अब मार्केट की बात करें तो मार्केट में एक दूसरा त्रिवेणी संगम है। यहाँ पे फंडामेंटल्स है। 2010 से 2020 के बीच में कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी 3 लाख करोड़ की तकरीबन 4 लाख करोड़ हुई थी, बट वही कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी 2020 से 2024 में 4 गुना बढ़ के 4 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ हो गई। इसके तहत स्टॉक मार्केट भी ऊपर भागा, बिकॉज स्टॉक्स आर स्लेव ऑफ अर्निंग पावर। तो फंडामेंटल्स है, लिक्विडिटी है, रोज रिटेल निवेशक खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, फॉरेनर्स भी अब खरीदने लगे, एंड अलॉन्ग विद दिस सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है। तो अगर आप 5, 10, 15, 20, 25 साल का व्यू ले लें तो भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेश करना सही बात है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी आ सकती है, उसमें कोई दो राह नहीं है। एंड पहले भी मैंने कहा था, आज फिर से कहता हूं, हमारी मार्केट में अमर अकबर एंथनी जैसी मूवी चल रही है जो अनहोनी को होनी कर रही है। किसी ने सोचा नहीं था ऐसे रिटर्न्स आज मार्केट में दिख रहे हैं। बट मार्केट में कुछ स्टॉक अमर भाई जैसे है, अपराइट पुलिस ऑफिसर, ऑनेस्ट, बिजनेस फंडामेंटल भी अच्छे, वैल्यूएशन भी अच्छे हैं। एंड जो दूसरा है वो एंथनी भाई जैसे स्टॉक है, जहां पे दिल के तो एंथनी भाई अच्छे हैं बट शॉर्टकट लेते हैं लाइफ में। तो बिजनेस अच्छा है बट वैल्यूएशन बहुत महंगा है। तो ये समय है, आप अमर भाई जैसे स्टॉक में निवेश करिए, क्वालिटी में निवेश करिए, मोमेंटम की जगह पे जो रीजनेबल वैल्यूएशन है वहां पे निवेश करिए, रादर देन एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। एक तो बात सही है कि इस बात का तो मतलब सभी लोग कायल होंगे। उदाहरण जो आप लेकर के आते हैं सर ना, वो अद्भुत होते हैं। ये जो अमर अकबर एंथनी का उदाहरण आपने दिया, अच्छे फंडामेंटल वाले अमर, और जो लोग थोड़े से शॉर्टकट के जरिए आगे बढ़ते हैं वो एंथनी, तो अच्छे फंडामेंटल वाले शेयरों में निवेश करना चाहिए। बहुत अच्छा उदाहरण सर। लेकिन सर इसमें बहुत सारे एंथनी हमने बाज़ार के अंदर देखे, आपकी अगर भाषा में कहें तो उन एंथनीज़ में हमने देखा कि पीएसयू शेयर खास तौर से आगे रहे, और उसमें 3-4 कैटेगरी रही। डिफेंस, बहुत सारे शेयर धुआंधार भागे। पीएसयू पावर कंपनियों में भी कुछ एक चुनिंदा कंपनियों में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली। कुछ तो 32 रुपये का आईपीओ आया और वो पता लगा 300 के ऊपर चला गया। अभी भी वहाँ पर हम देख रहे हैं मतलब ठीक ठाक होल्ड करता हुआ शेयर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर बैंकिंग की बात करें, वहाँ थोड़ी सी सुस्ती अभी भी बरकरार है, लेकिन रेलवे में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही। अब क्या इन कंपनियों से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए, और जो लोग ऊपर फंस गए हैं और बार बार हमारे कार्यक्रमों में सवाल पूछ रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? या फिर इन कंपनियों के फंडामेंटल्स क्या अगले 2-3 साल के लिए ऐसे हो गए हैं कि यहाँ पर अब रिकवरी नहीं आएगी? लोग थोड़े से घबराए हुए हैं। आप कैसे देख रहे हैं डिफेंस और रेलवे को? विपुल भाई, जब वालिया डाकू वाल्मीकि बनता है तो रामायण का सर्जन होता है। ये जो पीएसयू स्टॉक थे, डिफेंस के, रेलवे के, बैंक्स के, पावर इक्विपमेंट्स के, वो बहुत ही सस्ते थे। अब वो वहां से अपनी फेयर वैल्यू से भी आगे चले गए हैं।
तो अब इसमें पिछले 2-3 साल जैसा रिटर्न आना नामुमकिन है। कुछ पीएसयू स्टॉक्स में फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम है, 80%, 85%, 90%, 95% सरकार के पास है, बाजार में सिर्फ 5, 10, 15% है। जब फ्लोटिंग स्टॉक कम होता है तो आप जो चाहे भाव छपवा दे। तो मेरे हिसाब से निवेशक को अब थोड़ा सोच समझ के पीएसयू में निवेश करना चाहिए। वालिया से वाल्मीकि बन चुके हैं ये पीएसयू स्टॉक। अब वहां पे सोच समझ के निवेश करिए और रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट कर दीजिए, बिकॉज पिछले 5 साल जैसा रिटर्न आने वाले 5 साल में आना बहुत ही नामुमकिन है। बिल्कुल सर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कहा। पीएसयू स्टॉक्स में अब आने वाले दिनों में अगर आप ये रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं कि, क्योंकि वो समय भी हमने देखा एक एक 1.5 महीने में शेयर 50% 70% चलते हुए दिखाई दिए, तो वैसी स्थिति नहीं रहेगी। हाँ, अपनी अगर आप जो इच्छाएं हैं उस पर नियंत्रण रखेंगे तो वहाँ पर अच्छे रिटर्न भी, ठीक रिटर्न आपको आते हुए दिखाई देंगे। सर, लेकिन चूंकि ये हफ्ता जो है, अगला हफ्ता जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, निगाहें फेड के ऊपर है। क्या ये हम पूरी तरीके से मान के चलें कि फेड जो है रेट कट में कटौती करेगा ही, और क्या ये डिस्काउंटेड है खबर, या फिर आपको लगता है कि अगर ये रेट कट होता है तो उसके बाद से बाजार को तेजी का और एक नया ट्रिगर मिलेगा? सो फेड की अगर बात करें तो मार्केट जून 23 में उम्मीद लगा के बैठा था फेड ब्याज की दरें काटना चालू करेगा। आज हम सितंबर 24 में आ चुके हैं, अब तक तो फेड ने रेट नहीं काटा है, लेकिन मार्केट की उम्मीद कायम है, बिकॉज फेड आज नहीं तो कल रेट काटेगा, ये यकीनन है। कब काटेगा ये पता नहीं है। अब जो चीज आपने टाली है, आज नहीं तो कल वो आपको करनी पड़ेगी। सो हमारी उम्मीद है कि सितंबर 24 फेड एफओएमसी मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट की रेट कटौती होगी, और इस साल के अंदर नवंबर और दिसंबर ये दोनों एफओएमसी मीट में भी रेट की कटौती होगी। यूएस का डेट दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, $35 ट्रिलियन या 120% ऑफ जीडीपी डेट बन चुका है। फिस्कल डेफिसिट भी बड़ी तेजी से भाग रही है। तो ये जो डेट का बर्डन यूएस पे बढ़ रहा है, उन्हें ब्याज में कटौती करनी जरूरी है, नहीं तो ब्याज का बर्डन बहुत ज्यादा उन पे हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से फेड सितंबर, नवंबर और दिसंबर ये तीनों एफओएमसी मीट में रेट काटेगा, और उस वजह से यूएस से पैसा इमर्जिंग मार्केट में मूव होगा। ब्याज कम होगा तो लोगों की रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कम होगी, लोग यूएस छोड़ के बाहर की दुनिया में निवेश करना पसंद करेंगे। कुछ पैसा पैसिव फंड के थ्रू आएगा। एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में आज इंडिया का वेट चाइना से ऊपर है। जी। इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि भारत चाइना से आगे बढ़ा है एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में। अगर अमेरिकन निवेशक को ₹100 इमर्जिंग मार्केट में डालने हैं, ₹22 भारत की मार्केट में आएंगे पैसिव फंड के जरिए। तो हमें लगता है फेड की रेट कट साइकिल हमारी मार्केट के लिए और इकोनॉमी के लिए काफी अच्छी साबित होगी। ठीक सर। सर, इस लिहाज से, निवेश के लिहाज से आपने बताया, लेकिन अगर भारतीय मतलब अगर आरबीआई की बात करें, क्या ये उम्मीद करें कि अगर फेड कटौती करता है तो फिर भारतीय बाज़ारों में भी कटौती शुरू होगी, या फिर आपको लगता है फूड इन्फ्लेशन अभी भी एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के आरबीआई थोड़ा सा हिचकिचाएगा कटौती करने में? सो फेड को फ्रंट फुट पे खेलने की जरूरत है, बिकॉज वहां पे डेट बर्डन काफी बढ़ रहा है और उनकी इकोनॉमी में स्लो डाउन दिख रहा है। जी। आरबीआई बैकफुट छोड़ो, विकेट कीपर के पास खड़े रह के भी बैटिंग कर सकता है, बिकॉज ग्रोथ दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग है। महंगाई इस बार 4% के नीचे आई, बारिश अच्छी है, आने वाले समय में भी महंगाई आरबीआई की टारगेट रेंज में रहेगा, रुपया अच्छी तरह से बिहेव कर रहा है। आरबीआई को कोई जल्दी नहीं है ब्याज के दरों में कटौती करने की, वह आराम से खेल सकते हैं
विकेट कीपर के पीछे खड़े रहे तब भी उनकी विकेट नहीं गिरेगी। तो मेरे हिसाब से आरबीआई थोड़ा समय लेगा। किस प्रकार के डेटा आते हैं, आंकड़े आते हैं, वह देखने के बाद तय करेगा वह फेड की तरह रेट काटे या जहां पे है वहीं पे खड़े रहे। ठीक। आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है, क्या इस साल जो है आरबीआई कटौती करेगा या फिर भारत के अंदर कटौती के लिए 2025 का इंतजार करना पड़ेगा अपनी समझ के मेरे अनुसार? जी। मेरे हिसाब से 2024 के साल में आरबीआई को रेट कट करने की जरूरत नहीं है। वह 2025 में समय देख के, आंकड़े देख के कॉल ले सकती है। ठीक है सर। तो ये फिलहाल बातें जो अब तक जो बातचीत की गई उसका लबोलुआब, उसका सार ये है कि अगर यूएस में कटौती होती है तो भारत के अंदर जो है वो विदेशी पैसा और ज़्यादा आ सकता है, वो एक ट्रिगर हो सकता है भारतीय बाजार के लिए। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि अगर यूएस कटौती कर रहा है तो आरबीआई भी कटौती करे। आप ग्रोथ हमारी अच्छी देखने को मिल रही है, इन्फ्लेशन को लेकर के थोड़ा बहुत कंसर्न है, तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आरबीआई यहाँ पर ब्याज दरों में कटौती करे। तो ये तमाम कारण यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई एक सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं और वो है बैंकिंग। बैंकिंग को लेकर के सर नंबर्स उतने ख़राब नहीं थे, खासतौर से अगर पीएसयू बैंकों की बात करें, लेकिन शेयर नहीं चल रहे हैं। पूरा पीएसयू चला, बीच में एक रैली जरूर आई थी पीएसयू बैंक्स में, लेकिन फिर भी बाकी जो जिस तरीके से पीएसयू चले उस तरीके से पीएसयू बैंकों में ठंडक एक बनी हुई है। आप कैसे देख रहे हैं? अभी भी कंसर्न बने हुए हैं, डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर के कंसर्न है, क्रेडिट ग्रोथ लगातार बढ़ रही है, डिपॉजिट आ नहीं रहे हैं। ऐसे में पीएसयू बैंक में जिन लोगों ने निवेश किया है या जो लोग निवेश करना चाह रहे हैं उनके लिए भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? और ख़ास तौर से अगर हम बहुत लंबा नहीं 2-3 साल का नज़रिया देखें या 1-2 साल का नज़रिया देखें तो उस लिहाज से कैसा दिखाई दे रहे हैं भारतीय बैंक आपको, पीएसयू खास तौर से? बैंकिंग क्षेत्र में चाहे पीएसयू हो, प्राइवेट हो, आंकड़े बहुत अच्छे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट में है, निम हायर लेवल पे के ऊपर है, डिपॉजिट क्रेडिट ग्रोथ अभी भी डबल डिजिट में है, और वैल्यूएशन हिस्टोरिकल एवरेज से नीचे है। इसके बावजूद इन स्टॉक्स में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आया है। कुछ कुछ बैंकों के शेयर 3-3, 5-5 साल से वहीं के वहीं पड़े हैं। इसका एक कारण यह है कि इन बैंकिंग क्षेत्र में एफपीआई की ओनरशिप बहुत ज्यादा थी और उन्होंने इन स्टॉक्स में काफी बिकवाली की है। दूसरी चीज, आरबीआई की एक गाइडलाइन आ रही है लिक्विडिटी कवरेज रेशो की, जिसके तहत बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। तीसरी चीज जो आपने बताई कि बैंकों का डिपॉजिट ग्रोथ है वो थोड़ा सॉफ्ट चल रहा है, सबड्यूड चल रहा है। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए निवेशक बैंकिंग क्षेत्र को ध्यान से देख रहे हैं। वैल्यूएशन आपकी फेवर में है, बट नियर टर्म हेडविंड्स ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से आने वाले 6 महीनों के अंदर आपको मौका मिलेगा बैंकिंग क्षेत्र में निवेश करने का, जबकि लिक्विडिटी कवरेज रेशो की इम्पैक्ट खत्म हो जाएगी एंड डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ना चालू होगा। बिल्कुल सर। चलिए बैंक के ऊपर बात हो गई, रेलवे डिफेंस पे बात हो गई, पावर एक और ऐसा क्षेत्र है जो कि हमने देखा खासतौर से अभी जो बीती गर्मी गई है किस तरीके से अभी भी जो है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिमांड के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़त देखने को मिल रही है। पावर में सर क्या जो पुरानी कंपनियां हैं जो पहले तरीके से काम कर रही थी वो चलेंगी या रिन्यूएबल को लेकर के जो कंपनियां हैं उनमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए निवेश करते समय? क्योंकि वहाँ हमने काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज देखी अभी। उसमें एक स्टोरी, हालांकि इरिडाको क्षेत्र में तो नहीं लाना चाहिए, लेकिन जैसे सुजलॉन है और भी अभी हाल फिलहाल में कुछ एक कंपनियाँ लिस्टेड हुई हैं। पावर में अगर चुनना हो शेयर तो किस आधार पर चुने, आप कैसे देख रहे हैं? और निजी क्षेत्र और पावर पीएसयू में किस तरीके से चुनाव किया जाए? दोनों में ही काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है। मेरे हिसाब से अब पावर में बॉटम अप देखना पड़ेगा। एक जो बड़ी सेक्टर रैली थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, बिकॉज पावर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई उतनी हुई नहीं, तो यूटिलाइजेशन बढ़ गया, पावर के रेट बढ़ गए और उसके तहत सरकार ने भी कई योजनाएं की, लाइक सोलर रूफटॉप। ये सारी चीजें मिला के पावर सेक्टर की एक बहुत बड़ी तेजी
जो हर पावर एंड पावर इक्विपमेंट मेकर के स्टॉक को ऊपर ले चला, वो ज्यादातर खत्म होने को आई है। जी। अब यहां से आगे बढ़ने के लिए पावर कंपनीज को परफॉर्मेंस डिलीवर करना पड़ेगा, चाहे वो थर्मल पावर कंपनी हो, चाहे वो रिन्यूएबल पावर कंपनी हो। जो कंपनी डिलीवर कर पाएगी, अब उनके स्टॉक्स चलेंगे। एक री रेटिंग हो चुका है वैल्यूएशन के तहत। अब प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ डिटरमाइन करेगा किस तरह से आपके स्टॉक का परफॉर्मेंस चलता है। पावर क्षेत्र में उम्मीदें बन चुकी है, लोगों को उम्मीद है कि यहां से प्रॉफिट ग्रोथ और तेज होगा। जो उम्मीद पे खरा उतरेगा उसी के शेयर्स चलेंगे, बाकी लोग। जी। सर, पावर, डिफेंस, ये ऐसे क्षेत्र रहे जिन पर काफ़ी ज़्यादा सवाल रहे हैं, काफ़ी लोगों के निवेश भी थे। इससे इतर अगर बात करें तो एक क्षेत्र था आईटी, जिसने लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद जो है अब काफ़ी अच्छी रैली, वहाँ रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। और शुक्रवार को निफ्टी आईटी इंडेक्स ने 52 वीक हाई भी छुआ। क्या उम्मीद करें कि क्या ये अब रैली थमनी चाहिए, चलनी चाहिए? यूएस का भविष्य क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये कंपनियां अमेरिका के आंकड़ों को काफ़ी ज़्यादा नज़दीक से देखती हैं, चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, तो वो लोग जो लोग इसमें पैसे लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, उनको क्या थोड़ा कॉशियस होना चाहिए कि वहाँ के इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएँ, पॉलिसी के बारे में कुछ अंदाज़ा हो जाए भविष्य को लेकर के, उसके बाद पैसे लगाने चाहिए? या फिर अगर जो लोग लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, उनको लगता है कि, आपको लगता है कि नहीं, निवेशित रहना चाहिए अभी आईटी में? आईटी क्षेत्र पे विपुल भाई हम लोग बुलिश हैं। उसके कुछ कारण हैं। एक, अमेरिका में जो भी प्रेसिडेंट आएगा उसने बांटने की बातें की है, फ्रीबीज देने की बातें की है, खर्चा करने की बातें की है। तो जाहिर है कि अगर खर्चा सरकार करती रहेगी अमेरिका की, तो उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो लोग भी टेक्नोलॉजी पे निवेश करते रहेंगे। दूसरी चीज है, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में कुछ हद तक ऑर्डर साइकिल लंबी हो गई थी, बंचटअप हो गई थी, तो अब उनके ऑर्डर्स आने लगे हैं। तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत हर कंपनी को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ रही है, एंड वो लोग भी टेक्नोलॉजी पे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। आपको टेक्नोलॉजी क्षेत्र में ऐसी कंपनी में निवेश करना है जो अपने एम्प्लॉयज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल देके प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, जो अपने क्लाइंट के लिए सस्ता, तेज और अच्छा सॉल्यूशन प्रदान करेंगे, बिकॉज वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लिवरेज कर रहा है। हर कंपनी एआई का यूज कर रही है, बट क्या आपने जिस कंपनी में निवेश किया वो दूसरी कंपनी के सामने अच्छा काम कर रही है कि नहीं, वह देखना पड़ेगा। हम एक आईटी कंपनी के सीईओ से मिले थे। जी। उन्होंने कहा, विपुल भाई, कि मैं एक एआई सपोर्टेड एम्प्लॉय रखता हूं तो 10 आदमी का काम कर देता है। आंकड़े देखेंगे तो एक कंपनी में 40,000 एम्प्लॉय रिक्रूट होंगे, एंड अज्यूम करिए कि वो एआई का यूज नहीं करते। दूसरी कंपनी में 4,000 एम्प्लॉय लेंगे और वो लोग एआई का यूज करते हैं। दोनों का आउटपुट सिमिलर रहेगा। जाहिर है आपको कौन से स्टॉक में निवेश करना है। और जैसा मैंने पहले बताया, सारी कंपनी एआई का यूज तो कर रही है, लेकिन जो अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर यूज करेगी उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। सर, इसके बारे में भी बात हो गई आईटी सेक्टर को लेकर के। सर, क्रूड को लेकर क्या फ्यूचर दिखाई दे रहा है? और उसके चलते हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने ओएमसीज के अंदर अच्छा मोमेंटम बनते हुए देखा, लेकिन अब जो सिचुएशन दिखाई दे रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, क्या आपको लग रहा है कि कच्चे तेल की कीमतें नर्म रहेंगी अभी आने वाले दिनों में? या फिर आपको लगता है, क्योंकि ओपेक की तरफ से बार बार जो है कटौती करने की बात कही जा रही है, लेकिन उसके बावजूद कच्चे तेल की कीमतों में वैसी तेज़ी नहीं देखने को मिल रही है। कहाँ देख रहे हैं कच्चे तेल की कीमतों को जाते हुए आप? विपुल भाई, अगर हम अंदाजा लगाए जी। और 6 महीने पहले, 1 साल पहले किसी ने बोला होता कि रेड सी से क्रूड ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, ओपेक और रशिया मिला के ऑयल प्रोडक्शन कट करेंगे, रशिया यूक्रेन में भिड़ा रहेगा और इजराइल ईरान के तहत पूरा मिडिल ईस्ट बॉइल करेगा, तो हमने तो ऑयल के दाम 100-125 डॉलर लगाए होते। लेकिन आज वो 70-75 डॉलर पे ट्रेड कर रहे हैं। इसके पीछे एक कारण है
कि अमेरिका का ऑयल प्रोडक्शन सऊदी के ऑयल प्रोडक्शन से 1.5 गुना हो गया है। तो वहां पे सप्लाई बढ़ रही है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर बना है। दूसरी बाजू चाइना की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी स्लो डाउन हो रही है और उनकी ऑयल कंजम्पशन कम होने की वजह से ऑयल डिमांड कम हो रही है। तीसरा, ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस बढ़ा है, तो लोग ऑयल की जगह पे विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर या सोलर एनर्जी को पुश कर रहे हैं। ये सारी चीजों का सम्मिलन होके ऑयल प्राइसेस 100-125 डॉलर की जगह पे $75 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है हमें लगता है कि ऑयल के दाम 70-80 डॉलर के आसपास रहने चाहिए। अगर वो बहुत ऊपर चले जाएंगे तो ओपेक की स्पेयर कैपेसिटी और रशिया की स्पेयर कैपेसिटी काम में आएगी। वह 6 मिलियन बैरल से 7 मिलियन बैरल ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ऑयल के दाम नीचे गए तो और प्रोडक्शन कट हो जाएगा एंड सप्लाई डिमांड मैच करके ऑयल के दाम ऊपर लाने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक त्रिशंकु की जरा 70-80 डॉलर के आसपास रहना चाहिए फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। भारत के लिए इसे पॉजिटिव मान रहे हैं आप? अगर 70, 75 और 80 तक भी जाता है और या फिर बीच में मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इससे नीचे भी आता है, तो भारत के लिए कंफर्टेबल सिचुएशन है सर ये? एकदम। भारत दुनिया का टॉप 5 ऑयल इंपोर्टर है। हम साल में 75 से 100 बिलियन डॉलर ऑयल की निवेश आयात में लगा देते हैं। तो जितने ऑयल प्राइस नीचे जाए हमारे लिए अच्छा है। बट एक बात याद रखिए कि ऑयल सिक्लिकल कमोडिटी है। नीचे गया तो ऊपर आने की जगह खुल गई, ऊपर गया तो नीचे आने की जगह खुल गई। नीचे के दाम पे ऑयल में लोग नया निवेश नहीं करेंगे, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी बंद करेंगे, इसलिए प्राइस ऊपर जाएगी। अगर ऑयल प्राइस ऊपर गए तो लोग उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करेंगे और डिमांड कम होगी तो अपने आप प्राइस नीचे आएंगे। तो ऑयल एक साइकिल है और इसीलिए हम सोचते हैं कि एक त्रिशंकु की तरह ऑयल पड़ा रहे, न स्वर्ग में जाए, न नरक में जाए, न ऊपर जाए, न नीचे जाए, 70-80 डॉलर के आसपास टिका रहे। 70-80 डॉलर के पास टिका रहे, भारत के लिए बहुत अच्छा है। सर, एक न्यू एज कंपनियां, एक नया फिनोमिना कुछ दिन पहले आया था और जब आया था लोगों ने जम के पैसे लगाए, बाद में लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन बहुत सारी कंपनियों ने इनमें से अपने आप को रिवैम्प किया और आज हम देख रहे हैं जोमेटो है, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनमें कि जो कि प्रॉफिट में अब काम काज कर रही हैं। इन कंपनियों का भविष्य आपको कैसा दिखाई दे रहा है? लोगों ने अपनी कॉस्टिंग कम की, अपने आप को मुनाफे में लेकर के आए। ये भारत में ये सेक्टर अभी चलेगा? इनका भविष्य क्या दिखाई दे रहा है आपको? सो न्यू एज कंपनी में डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरशिप है एंड वो लोग डिसरप्टिव भी है। ये एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिसरप्शन का जो एक मौका है, सम्मेलन है, वह मार्केट में इन कंपनीज को चलाता है। मेरे हिसाब से न्यू कंपनी हो या पुरानी कंपनी हो, उनको वैल्यू करने का, इवेल्युएशन करने का तरीका तो सेम रहेगा। पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, गवर्नेंस क्या है और वैल्यूएशन क्या है। बिजनेस मैनेजमेंट और वैल्यूएशन, ये तीनों चीज आप नई कंपनी के लिए भी उसी तरह यूज करेंगे जैसे ओल्ड इकोनॉमी कंपनी के लिए करते हैं। पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगी तो फैंसी से फैंसी नई कंपनी भी इवेंचुअली आपको रिटर्न बना के नहीं देगी। पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी रहा तो वो आज नहीं तो कल आपके लिए पैसा बना के देगा। आप किसी भी कंपनी जो लिस्ट है मार्केट में, जब उनका पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी तय हो गया तब उनके स्टॉक ने रिटर्न देना चालू किया है। ठीक सर। सर, मुझे बार बार बताया जा रहा है समय जो है आपका व्यस्त कार्यक्रम है, समय समाप्त हो गया है और समय का पता लगता नहीं है आपके सानिध्य में बैठ करके जब बात करने लगते हैं तो। लेकिन सर, अभी 2 सवाल एक छोटे छोटे हैं, उनका उत्तर मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो ये, भारत की अभी की अगर मौजूदा स्थिति के आधार पर और बहुत लंबा नज़रिए के हिसाब से ना देखें तो बड़ा ट्रिगर क्या हो सकता है तेज़ी के लिए, और अभी के लिए
क्या आपको लगता है कि ऐसा डिसएडवांटेज हो सकता है जिसकी वजह से जो लोग कह रहे हैं बाजार गिरना चाहिए, तो बाजार में एक बड़ी गिरावट की आशंका, ऐसे दो ट्रिगर क्या हो सकते हैं? एक तो ये, और दूसरा आने वाले 2 4 5 सालों के लिए आपको कौन से सेक्टर ऐसे लगते हैं जो कि आपको लगता है कि ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं या आउट परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग थीम्स चल चुकी हैं। अगला लीडर कौन आपको दिखाई दे रहा है? अगर फॉरेनर्स की बाइंग चालू हो जाती है मार्केट में, जी। बिकॉज वो भारत में अंडरवेट है, तो मेरे हिसाब से मार्केट को ऊपर जाने का ट्रिगर मिल जाएगा। ठीक। फेड के दरों में कटौती और इमर्जिंग मार्केट की तरफ फ्लो बढ़ा तो वो आग में घी डालने के बराबर रहेगा। आज हमारी मार्केट में रिटेल निवेशकों की बाइंग कितनी है वो तो आपने एक बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ में देख लिया। कुछ 85 लाख लोगों ने निवेश किया और कुछ 3,27,000 करोड़ रुपए आया। अब उसमें अगर गोरे भी जुड़ गए तो भाव का क्या होगा आप समझ सकते हैं। मार्केट को नीचे गिरने के लिए ट्रिगर होगा जियोपॉलिटिकल रिस्क। आज मार्केट सारी चीजें एकदम ऑप्टिमिस्टिकली प्राइस करके बैठा है। फेड सितंबर में ब्याज की दरें काटेगा, ऑयल के दाम 70-80 रहेंगे, भारत में मॉनसून अच्छा है तो कंजम्पशन भी अच्छा हो जाएगा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स को 12-15% तो हर साल आता रहेगा। ये सारी चीजें हमने पॉजिटिवली डिस्काउंट करके रखी हैं। बट इसमें अगर जियोपॉलिटिकली कोई मामला बिगड़ गया तो रुकावट आ सकती है और उसकी इम्पैक्ट मार्केट में हम देख सकते हैं। तो जियोपॉलिटिकल ग्लोबल रिस्क पे ध्यान रखिए एंड ये भी देखिए कि गोरे की बाइंग कब आती है, कैसे आती है और कितनी आती है। ये दोनों मार्केट को अलग अलग डायरेक्शन में लेके जा सकती है। यह समय मार्केट में क्वालिटी का है, मोमेंटम का नहीं है। जी। यह समय मार्केट में रीजनेबल वैल्यूड स्टॉक्स का है, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन का नहीं है। नहीं। यह समय मार्केट में हाई फ्लोटिंग स्टॉक काउंटर से उसमें निवेश करने का है, लो फ्लोटिंग स्टॉक काउंटर्स में नहीं है। कौन सा सेक्टर चलेगा, कितना चलेगा, उससे ज्यादा आप कितने समय तक मार्केट में रहेंगे वह आपकी रिटर्न तय करेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर। आज की चर्चा में आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा सर। लेकिन चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे, इतने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच में ये जो इतने अच्छे अच्छे उदाहरण होते हैं फिल्मों के, क्रिकेट के, जो आप ढूंढ करके लाते हैं, वो कहाँ से लाते हैं? और स्टॉक्स पे तो आप बात करते नहीं हैं, लेकिन चलते चलते ये जो समय निकाल करके आप फिल्म में भी देख लेते हैं, वो वेब सीरीज़ पर भी टिप्पणी कर देते हैं, वो कैसे हो पाता है? और अपनी कोई पसंदीदा हाल फिलहाल की कोई फिल्म या वेब सीरीज ही रिकमेंड कर दीजिए स्टॉक की जगह, जो हमारे दर्शक अगर समय मिले तो देख पाए। संडे का दिन है। तो एक मतलब अपने आप को अनवाइंड करना जरूरी है एंड मेरे लिए तो वर्क ही वर्शिप है। बट एक भारतीय की तरह मुझे भी फिल्में देखना पसंद है और क्रिकेट देखना पसंद है। तो जब भी कोई स्पेयर टाइम मिल जाता है तो मैं फिल्में या क्रिकेट के बीच में अपने को अनवाइंड कर लेता हूँ। इस वक्त मतलब मैं सीरियल तो काफी देख रहा हूँ, बट एक अंग्रेजी सीरियल है बिग बैंग करके, काफी पुरानी सीरियल है, जी। वो वापस देख रहा हूँ कि वाह। उससे अनवाइंड हो जाता हूँ मैं। बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। और क्या रणनीति होनी चाहिए बाजार में, और इतने व्यस्त कार्यक्रम से भी आप अपने आप को अनवाइंड करने के लिए किस तरीके से अनवाइंड करते हैं, ये बताने के लिए बहुत अच्छा लगा सर। शुक्रिया, धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए आपका। उम्मीद करते हैं आगे जल्दी आप अपना महत्वपूर्ण समय देंगे फिर से मनी 9 को। आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मनी 9 के साथ बने रहिए और अगला हफ्ता जो है फेड की निर्णय के बाद कैसे चलेगा और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके लिए हर दोपहर 1 बजे हमारे साथ जुड़ जाइए और वहाँ पर बाज़ार के बड़े बड़े दिग्गज आपको बताएंगे कि उस दिन बाज़ार में क्या करें, आने वाले दिनों में बाज़ार में क्या करें और छोटी अवधि में बाज़ार की दिशा क्या रुख लेती हुई दिखाई देगी। मुझे इजाज़त दीजिए, मनी 9 के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार। को पावर्ड बाय टेक्नो।